हेलो एवरीवन। मैं हूं स्नेहा सिंह और मैं आज आपके सामने लेके आई हूं नेशनलिज्म। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के बारे में, वो भी यूरोप में। तो हमारा टॉपिक रहेगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हमारा क्लास 10 से मैंने उठाया है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो सबसे पहले ये आप पिक्चर को देखिए। देखिए, इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक फ्रेडरिक सोरे हैं, वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने 4 पिक्चर को दिखाया है। वो इनका यूटोपियन माइंड है। उन्होंने 4 पिक्चर को सोचा, एज्यूम किया। और मैं थोड़ा सा आपको और दिखाती हूँ पिक्चर के बारे में, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। उन्होंने इस पिक्चर के बारे में बताया कि किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उन्होंने 4 पिक्चर को दिखाया, जिसमें ये फर्स्ट जो पिक्चर है उसके बारे में उन्होंने बताया है। ये फर्स्ट पिक्चर क्या था, मैं थोड़ा इससे पहले हम समझ लेते हैं कि इनके बारे में। देखिए, इन 1948 फ्रेडरिक जो सोरियो थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उन्होंने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के बारे में बताया, ठीक है। अब ये पिक्चर देखिए आप। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरीके से राष्ट्रवाद के बारे में, जैसे ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। थोड़ा सा हम एक बार हम इसको पहले पढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मतलब अमेरिका और यूरोप के पीपल के बारे में दिखाया है, जिसमें मेन और वुमेन है, जिसमें हर सोशल क्लास के लोग शामिल हैं। अब थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं। देखिए, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट फ्रीडम को। इन्होंने हाथ में एक टॉर्च लिया हुआ है, मेन राइट चार्टर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ब्रोकन वेस्ट ऑफ मोनार्की, क्राउन, थ्रोन्स, क्लोथ। यानी नीचे जो बिखरे पड़े हैं वो क्या है, वो मोनार्की के क्राउन है, थ्रोन्स है, क्लोथ है। वो नीचे बिखरा पड़ा, मतलब उन्होंने मोनार्की को खत्म करने का सोचा है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। यानी कि नेशनलिज्म के बारे में पहली जो अवधारणा थी वो 1789 में आई, वो भी फ्रांस से आई। फ्रांस, as a you'd remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch. The political and constitutional changes that come in the wake up of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. The revolution proclaimed that it was a people who would henceforth constitute the nation and save its destiny. देखिए, ये एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बारे में चीजें आई थी, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जाना जाता है। और ये जो जो आया था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से इसका ये नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के बारे में दिखना स्टार्ट हो गया। तो वहां से स्टार्ट हुआ कि कैसे नेशनलिज्म जो है, वो राष्ट्रवाद, वो कैसे भावना आई। और वो स्टार्ट हुआ 1789 से, ठीक है। आपको पता होगा कि फ्रांस एक डिक्टेटोरियल स्टेट है 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। यानी कि 1789 में वो एब्सोल्यूट मोनार्क था। थोड़ा सा हम ये समझते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, 1789। चेंजेस क्या हुआ था, देखिए, चेंजेस अकर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए। पहला, द पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन। यानी पावर जो है वो मोनार्की से, राजतंत्र से कॉमन सिटीजन के पास चला गया, ठीक है। तो इस तरह से सिविल कोड, नेपोलियन बोनापार्ट की जब एंट्री होती है तो उन्होंने सिविल कोड लाना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या लाया कि स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर राइट ऑफ प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट फेडरल सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव्ड, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर एंड कॉमन करेंसी, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वाज वेर रिमूव्ड। तो उन्होंने जब जब नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हुई 1804 में, तो उन्होंने क्या क्या परिवर्तन लाया, ये सब परिवर्तन लाया। तो ये कुछ परिवर्तन थे जो इंपीरियर ऑफ फ्रांस में चेंजेस लाए गए थे। तो उनका लोगों को लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो आया है वो हमारे लिए कुछ अच्छा लाया है, डेमोक्रेटिक आ सकता है, कंट्री हमारा देश में डेमोक्रेसी चीजें आ सकती हैं। लेकिन कुछ समय बाद ड्रॉबैक क्या मिले, इसमें उन्होंने लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम की कमी दिखने मिली। इंक्रीज टैक्सेशन, उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया, सेंसरशिप ला दी, फोर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सब उन्होंने लाना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो एंट्री हुई है वो शायद हमारा लोकतंत्र ला सकता है, क्योंकि वो जहां भी जा रहे थे वो तो राजतंत्र को तो खत्म कर ही रहे थे, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें भी ला देते थे जिससे लोगों को परेशानी होती थी। तो धीरे धीरे चीजें बीता, और फिर एक समय आता है कि उस समय जब सोसाइटी जो थी वो 2 भागों में बटी थी।
एक थी एरिस्टोक्रेसी और एक थी पीजेंट। एरिस्टोक्रेसी जो थे जो होते थे, दे वेर वेल्दी people of the society, own estate and fourth house, socially and political powerful होते थे, families connected by the marriage way, they spoke French language and united by a common way of life। और एक तरफ peasant लोग थे, उनका क्या था कि they were poor people of society, not owned by land, and despite being the majority they were not powerful because they were poor। तो ये चीजें थी, समाज एक सोसाइटी में बटा हुआ था। तो इनको था कि कैसे भी करके नेपोलियन बोनापार्ट को हटाया जाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो चीजें दोबारा ना आ जाए। उसी कारण उन्होंने अपनी तकरीब अपनाई और उन्होंने दो भागों में बटे हुए थे, एरिस्टोक्रेट एंड पीजेंट। तो हम आगे समझते हैं कि आगे क्या इसकी स्टोरी है। आइए देखिए। तो फिर जो एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो लिबरलिज्म लाना चाहते थे। मिडिल क्लास के जो लोग थे वो लिबरलिज्म, उदारवाद को लाना चाहते थे। उदारवाद मीन सेंस जहाँ पे संविधान के हिसाब से चीजें चले, लोग एक समान हो, लोगों को किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। तो ये सब लिबरलिज्म का थॉट था। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट। द लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर लीवर। ठीक है। एंड ऑफ इनका क्या था, कहना था कि एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, एवोल्यूशन ऑफ क्लरिकल प्रिविलेज एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि उनका कहना था कि जो सोसाइटी हो, सोसाइटी में एरिस्टोक्रेसी जो है उसका रूल एंड हो, एवोल्यूशन ऑफ क्लरिकल प्रिविलेज एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था की जाए। तो ये क्या था, ये मिडिल क्लास का एक थॉट था कि जो मिडिल क्लास थे, जो एरिस्टोक्रेसी थे, उनका ये थॉट था कि हम ये चीज को लाएं। और नेपोलियन बोनापार्ट उस समय जब शासन कर रहा था तो वो नेगेटिव चीजों को ला रहा था। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट का जब टेन्योर था वो 1799 से लेकर 1815 तक बीच चला। ठीक है। 1799 से 1815 के बीच चला। तो इस बीच में उनका जो कार्यकाल था, उन्होंने ऐसी चीजें बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं। मैंने जैसे आपको पीछे बताया कि बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, जिससे लोगों को थोड़ा सा, मिडिल क्लास जो उदारवाद थे, जो उदारवादी लाना चाहते थे, उनको माइंड में थोड़ा सा शक पैदा हो रहा था कि कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट हमारी चीजों को दोबारा ला रहा है। तो क्या हुआ, एक वॉर हुआ। वॉर में उनकी हार हो गई। वॉर में कौन शामिल था, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया शामिल था, और एक तरफ थे नेपोलियन बोनापार्ट, जिनमें उनकी हार हो गई। हार हुई तो चीजें थोड़ा बदलने लगी, धीरे धीरे चीजें बदलाव आने लगा, और नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई। हार हुई तो चीजें थोड़ा सा और भी आगे चीजें जाकर और भी चीजें चेंजेस आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकाएक चीजें बदलने लगी, नहीं, बहुत सारी चीजें इसके बीच हुई और बहुत सारे परिवर्तन आए, जिससे लोगों के मन में एक चीज आया। और देखिए, तो जब नेपोलियन बोनापार्ट की जब एंड हुआ तो कंजर्वेटिव थॉट के लोग उभरे। कंजर्वेटिव थे, वो क्या कहते थे, उनका कहना था कि मोनार्की फिर से आए। उनका कहना था डोंट वांट टू चेंज द सोसाइटी, वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में किस तरह का चेंजेस हो। तो उन्होंने फिर से मोनार्की लाना स्टार्ट किया, चाहते थे। रेस्टोर द पावर ऑफ चर्च टू, उन्होंने चर्च को भी अपना पावर देना स्टार्ट कर दिया। ब्रिंग बुक द सोसाइटी हायरार्की, री एस्टैब्लिश द एरिस्टोक्रेसी एंड अडॉप्टेड द सेंसरशिप। तो उन्होंने जब जब वो चार देश जब जीत गए थे, जब उनकी जीत हो गई, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, तो उन्होंने कंजर्वेटिव थॉट के थे वो। उनका कहना था कि जो मोनार्की वो फिर से आए और पावर ऑफ चर्च पहले से रहे। पावर ऑफ चर्च जो है, जो नेपोलियन बोनापार्ट के समय मोनार्की हट गया था, वो मोनार्की फिर से लाए। तो उन्होंने दोबारा से ये चीज लाने को प्रयास किया। फिर धीरे 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 चीजें बढ़ गई कि एरा ऑफ रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848। इस बीच में बहुत सारे युद्ध होते हैं, जैसे कि फ्रांस युद्ध होता है, बेल्जियम युद्ध होता है, ग्रीस युद्ध होता है, बहुत सारे युद्ध होते हैं। और धीरे धीरे पूरे यूरोप में छोटे छोटे करके युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय होता है, यानी कि राष्ट्रवाद का राइज होता है, जिसमें वो लोग ये मोनार्की उसको खत्म करना चाहते थे, और नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म का उदय हुआ बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है। तो द लॉन्गर नेशन बिलोंग टू ऑक्युपाई स्मॉलर नेशन टू एक्सपेंड टू टेरिटरी एंड पावर। तो नेशनलिज्म का स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये हमारा वीडियो रहा, शॉर्ट वीडियो रहा, ताकि मैं आपको शॉर्ट में समझा सकूं कि नेशनलिज्म, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। ठीक है। तो देखिए, नेशनलिज्म का है ये, इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म कैसे उसका शुरुआत हुई। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो पसंद किया है तो ठीक है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा आपको लगा वीडियो। ठीक है। तब तक के लिए
बाय बाय टाटा।